क्रैक ऑल बिहार एग्जाम विथ अस में जो अनअकैडमी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके तहत हम लोग बिहार में बीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए प्रोग्राम में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। लेटेस्ट क्रैक बिहार एग्जाम में क्रैक बीपीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में बीपीएससी के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं अपने कुछ विषय में बता दूं कि मैंने बीएचयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया और एमबीए की पढ़ाई की। फिर मुखर्जी नगर जो सिविल सर्विसेज का हब माना जाता है, पिछले 14 सालों से मैं अध्यापन कार्य में रत हूँ और मैंने यूपीएससी, बीपीएससी और हरियाणा पीसीएस एग्जाम में 85 से अधिक बच्चों का मार्गदर्शन किया है। तो मैं प्रकाश रंजन आपके समक्ष लेटेस्ट क्रैक बिहार एग्जाम में उपस्थित हूँ और आप इसमें पाएंगे डेली लाइव क्लासेस पाएंगे, लाइव टेस्ट पाएंगे, क्विजेज आप पाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, जो भी कोर्स मिलेगा बहुत व्यवस्थित मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मैंने जितनी चाहे बार आप देख सकते हैं। तो टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्विजेज है, लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगी, व्यवस्थित कोर्सेज होगा, ये आपको सुविधाएं मिलेंगी। लाइव क्लासेस में टॉप एजुकेटर्स आपके सामने होंगे, फिर आपको एजुकेटर्स की पूरी श्रृंखला एक आपको मिलेगी, टॉप एजुकेटर्स भी हैं और सारे एक्सपर्ट हैं। फिर आपको अपकमिंग कोर्सेज मिलेगा। इसके बाद आपको बीपीएससी में पाएंगे भूगोल पे कोर्सेज, इतिहास पे, वैकल्पिक विषय पे, राज व्यवस्था पे पाएंगे, अर्थव्यवस्था पे पाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी पे, सामान्य योग्यता पे पाएंगे। बिहार स्पेसिफिक टॉपिक देखिए, बिहार स्पेशल टॉपिक्स पाएंगे आप, करंट अफेयर समसाइकी आप पाएंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी आप पाएंगे, सिलेबस के बारे में चर्चा होगी, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा होगी, भाषा पे जानेंगे, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे भी कोर्सेज आपको मिलेंगे। अब आते हैं बीपीएससी सब्सक्रिप्शन में, अगर 1 ईयर का करते हैं तो 6300 का होगा। रंजन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। ऐसे ही अगर 2 ईयर्स के लिए प्रोग्राम आप लेते हैं 7560 रुपीज, इसमें भी रंजन कोड का इस्तेमाल करने पे आपको छूट मिलेगी। अब देखते हैं कि 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति में, मैं इसके पहले की भी यूट्यूब के वीडियो में मैंने बता दिया है, एक बार फिर से मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो लोग नए छात्र हैं उनके लिए, कि जीरो से प्रारंभ रणनीति है, जीरो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि जो नए लोग शामिल हैं, जो कि वो ग्रेजुएशन अभी पास किया है उन्होंने, इवन 12th के बाद भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी होगा। अगले एग्जाम के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी, कैसे रणनीति बनती है, क्या है सिलेबस, क्या है और क्वेश्चन पैटर्न क्या है, इसकी भी हम थोड़ी सी देखेंगे झलक। बुक लिस्ट पे हमने चर्चा, हम लगातार इसमें हम बार बार बताते रहेंगे आपको, नोट्स बनाने चाहिए अथवा नहीं, इस पे भी चर्चा होगी। प्रीलिम्स के साथ मेन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, इस पे भी चर्चा होगी। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा जाए और 150 क्वेश्चंस की रणनीति क्या हो, मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है इसके विषय में, और भी आगे मैं चर्चा करते रहूं। जहां तक सिलेबस की बात है, ये सिलेबस देखिए कि सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, भारत का इतिहास और विशेष रूप से बिहार का इतिहास शामिल है। देखिए ये बहुत बड़ा मेजर सेक्शन है। सामान्य भूगोल, विशेष रूप से बिहार का प्राकृतिक भूगोल है, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था। देखिए यानी कि अर्थव्यवस्था में बिहार की और भारत की दोनों शामिल है। भूगोल में सामान्य भूगोल और बिहार का भूगोल शामिल है। भारत के इतिहास में बिहार का भी इतिहास शामिल है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का क्या योगदान है, ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। भारत का इतिहास और विशेष रूप से बिहार के इतिहास, और इसको जोड़ करके पढ़ा जाएगा। सामान्य योग्यता यानी मैथमेटिक्स से भी आपके क्वेश्चन होंगे। और ये देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये बहुत बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। बार बार मैं इस चीजों को दिखाता हूँ, बताता हूँ कि आपके एकदम बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग आपकी बने। इतिहास में बिहार सहित जो क्वेश्चन आपके सामने 35 क्वेश्चन होंगे, एक बहुत बड़ा रेशियो है। 150 क्वेश्चन में देखिए 35 क्वेश्चन है, इसमें जो है बिहार से 10 क्वेश्चन आपके होंगे, यानी कि 25 इतिहास के क्वेश्चन होंगे, यानी भारत का इतिहास। देखिए इसमें विश्व का इतिहास शामिल नहीं है, विश्व का इतिहास इसमें शामिल नहीं है, केवल भारत का इतिहास है, ध्यान देने वाली बात है। और बिहार तो 25 क्वेश्चन इसमें भारत के इतिहास से है, बिहार के इतिहास से 10 क्वेश्चन है, यानी कि 35 क्वेश्चन। ये 65वें बीपीएससी में इस तरीके की रणनीति पे ही वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यही आपके आगे की रणनीति होगी। हो सकता है कुछ चेंजेज हो, एक आध दो क्वेश्चन कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, लेकिन मोटे तौर पे यही पैटर्न होगा। जो मुझे आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट या अभ्यर्थी नहीं मिला जो कि जिसने इतिहास में अच्छा परफॉर्म किया हो, 32-33 क्वेश्चन बनाए हो
और उनका एग्जाम में न हुआ, ऐसा बहुत ही अपवाद मैंने देखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर सेक्शन है। इसके बाद विज्ञान का सेक्शन आपके लिए आता है, समसामयिकी है, भूगोल है। देखिए ये तीनों मिलकर के 95 क्वेश्चन हो जाते हैं, और आपका कितने पे सिलेक्शन है, तो 100 पे सिलेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मेरा कहने का मतलब कि ये अमहत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन प्रायोरिटी धीरे धीरे घटती जाती है। भूगोल में भी बिहार सहित है, 20 क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में 15 है, राज्य व्यवस्था में 10 है, गणित में 10 है। टोटल 150 प्रश्नों की रणनीति आपके समक्ष है। अब आप देखें कि आज जो मैंने इस यूट्यूब में मैं जो वीडियो में जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं, उसमें फ्रेंच कंपनी की चर्चा हूं। अब तक मैंने क्या चर्चा कर दी है आपके सामने, वो पुर्तगाल कंपनी की चर्चा कर दी है, डच कंपनी की चर्चा कर दी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मैंने चर्चा कर दी है। चौथी सबसे बड़ी जो कंपनी है वो फ्रेंच कंपनी है, और इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंटरेस्टिंग भी है ये। और इस फ्रेंच कंपनी को देखिए, मैं आपके समक्ष एक चार्ट मैंने लाया, कब स्थापित हुआ, कंपनी का स्वरूप क्या है, कंपनी का विस्तार कैसे हो रहा है, और 3 कर्नाटक युद्धों में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, इसके विषय में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए ये फ्रेंच कंपनी का मतलब क्या है, फ्रांस की कंपनी। फ्रांस की कंपनी जो बनी थी उसी को फ्रेंच कंपनी। भारत में आने वाले ये चौथी व्यापारिक कंपनी। अब देखिएगा कि स्थापना के क्रम को हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी शासक लुई 14वें के समय में हुई। देखिए ये लुई 14वां, अब देखिए एक एक बातों की हम चर्चा करेंगे। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, वैसे ही कौन सी कंपनी बनती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ईस्ट इंडिया का मतलब भारत के साथ व्यापार करने वाले की कंपनी को ईस्ट कहा गया। भारत को उस जमाने में क्या कहा जाता था, ईस्ट कहा जाता था। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी, चाहे अब इसी में शब्द लग गया ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, डच हो गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फ्रेंच हो गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। ये किसके समय में बनी, फ्रांसीसी शासक लुई 14वां। देखिए लुई 14वां, आप विश्व इतिहास में लुई 14वें के बारे में आप पढ़ें, जो कि एक बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। लुई 14वां अपने को वो कहता था कि आई एम द स्टेट। विश्व इतिहास में आप इसको पढ़ेंगे कि लुई 14वां एक अत्यंत शक्तिशाली शासक हुआ, और इसी लुई 14वां का जो अगली संतति हुई लुई 15वां था, और उसका जो लड़का था लुई 16वां, जिसके समय में फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो है वो, फ्रांस की क्रांति लुई 16वें के शासनकाल में हुई। मैं एक केवल घटनाओं का क्रम मैं बता रहा हूं, मैं घटनाओं का सीधा सा एक क्रम बता रहा हूं कि लुई को कैसे आप ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कि किसके समय में हुआ लुई 14वां। ये अपने को सर्वाधिक शक्तिशाली मानता था, आई एम द स्टेट कहता था, तो ये लुई हो गया। आगे आप देखेंगे इस स्थापना के पीछे लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट, मंत्री के कौन है, कोलबर्ट के वित्तीय सुधारों की बड़ी भूमिका थी। खैर कोलबर्ट का कोई नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादातर अगर लुई 14वां को ही बस याद रखने की बात है। वास्तव में फ्रांसीसी वाणिज्यवाद की नीति, कोलबर्ट नीति के तहत इस कंपनी की स्थापना हुई। देखिए एक शब्द इसमें आया है, फ्रांसीसी वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद को तो वैसे विश्व इतिहास में ये पढ़ा जाता है। तो वाणिज्यवाद का मतलब क्या है, वाणिज्यवाद एक सामान्यतः एक अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है वाणिज्यवाद, जिसके तहत कोई भी, और ये उपनिवेशवाद का आधार है। हालांकि ये प्रारंभिक परीक्षा का ये विषय नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैं चीजों को चर्चा कर दे रहा हूं कि एक शब्द आया है जिसके तहत ये सामान्यतः ध्यान रखा जाता था कि कोई भी, अगर फ्रांस जैसे है, अगर भारत में उसने उपनिवेश स्थापित किया, तो व्यापार अधिक से अधिक व्यापार जो है वो फ्रांस का इंपोर्ट जो है वो कम से कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा। ये वाणिज्यवाद के सिद्धांत का पहला लक्षण था, पहली चीजों को फॉलो किया जाता है।
दूसरी बातों को ये फॉलो किया जाता था कि सोने का संरक्षण, सोना कंट्री से ज्यादा नहीं जाए। और दूसरी चीज वाणिज्यवाद के तहत जो जो तीसरी चीज थी वो थी कि वाणिज्यवाद को समर्थन जो है वो राजागण करते थे, और ये राजागण इसलिए करते थे क्योंकि उनका अपना भी इंटरेस्ट हुआ करता था। तो स्टेट वाणिज्यवाद को प्रोटेक्ट करता था। ये तीन वाणिज्यवाद की प्रमुख अवधारणाएं जो बाद में चलकर के ये खंडित हो गई और बाद में फ्री ट्रेड का जमाना आया। तो ये हम थोड़ी सी चर्चा फ्रांसीसी वाणिज्यवाद की कर दिया हमने कि इसी की नीति के तहत इस कंपनी की स्थापना होती। 1664 में स्थापित। अब देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1664 में स्थापित हुई। और इस कंपनी सबसे लास्ट में है, देखिए हमने देखा कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, 1664 में, इतना बड़ा फासला है, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है जिसका कि मूल नाम कंपनी द इंडिया ओरिएंटलिस्ट था। अब इसी के साथ मैंने आपको पहली भी कंपनी का नाम जो अंग्रेज कंपनी था उसको भी मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। इसके पहले हमने चर्चा किया था कि कहाँ के व्यापारी थे? लंदन के व्यापारी थे। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, लंदन के व्यापारी थे, और इन्होंने एक कंपनी गठित की थी, इसकी मैंने चर्चा पहले के वीडियो में बताई है। तो ये अंग्रेजी कंपनी का नाम था। डच कंपनी का मूल नाम था वेरी निगदे कोस्टे इंडिगो, और पुर्तगाली का जो मूल नाम था कंपनी का एस्टाडो डे इंडिया। तो इस तरीके से मैंने बार बार इन चीजों को, आप देखिएगा कि मैं पिछली बातों को भी मैं रिपीट हमेशा करते रहता हूं। तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से 1664 में कंपनी की स्थापना होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप आगे देखेंगे कि ये इसी तरीके से मैप भी हमने बताया है, और मैप के सहारे अगर आप अध्ययन करेंगे तो और अध्ययन आपका व्यवस्थित होगा और प्लेसेस आपके जहन में खूब अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें देखिएगा कि इसका स्वरूप क्या था, इस कंपनी के जरा स्वरूप को हम देखेंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। इसमें देखिएगा कि फ्रेंच कंपनी का निर्माण और आगे विकास पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में ही हुआ। इसका सरकारी उपक्रम के रूप में होना आगे चलकर इसकी असफलता का एक बड़ा कारण है। ये स्वरूप को, और देखिए और भी कंपनी बनी उसके स्वरूप की हमने बहुत चर्चा नहीं की। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप की हमने चर्चा बहुत नहीं की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप की हमने चर्चा नहीं की, लेकिन हम फ्रेंच कंपनी के स्वरूप की चर्चा क्यों करने जा रहे हैं, इस विषय पे हम ध्यान देंगे। इसमें देखिएगा कि सरकारी नियंत्रण शब्द का मैंने प्रयोग किया कि कंपनी का निर्माण और आगे का विकास ये पूरा का पूरा सरकारी नियंत्रण में ही इसका होता। इससे सरकारी उपक्रम के रूप में होना इसकी असफलता का एक बड़ा कारण बन गया। आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। क्यों प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन इसलिए हो रहा है, निजीकरण इसलिए हो रहा है कि उसमें लाल फीताशाही हो जाती है। तो फ्रेंच कंपनी का निर्माण सरकार ने किया, सरकार के स्पेसिफिक बातों से, सरकार की नीतियों के तहत हमने इसको दिखाया है, कोलबर्ट की नीतियों के तहत, वाणिज्यवाद की नीतियों के तहत। हालांकि वाणिज्यवाद की नीतियों के तहत वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना उसी के तहत हुई थी, लेकिन उनके यहाँ क्या था कि उसका आप नाम देखिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, यानी मर्चेंट जो थे, व्यापारी जो थे, कहाँ के? लंदन के व्यापारी थे। लेकिन इसमें व्यापारी का कोई ऐसा नाम नहीं आता है कि पेरिस के व्यापारी। ध्यान देने वाली बात, पेरिस के व्यापारी नहीं, इसमें कोलबर्ट का नाम है, जो वो मिनिस्टर है उसका नाम आता है।
तो इसका मतलब यह है कि सरकारी नियंत्रण में है, तो इसमें लाल फीताशाही थी जो आगे चल करके इसके असफलता का कारण बना। इसको मैंने पहले ही, यानी कि इस कंपनी का जो स्वरूप था उसके स्वरूप में ही एक प्रॉब्लम थी जिसके चलते ये असफलता का कारण बना। अब इसके हम विस्तार पे जरा देखते हैं कि पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में 1668 में बनी फ्रैंक केलार्ड। चलिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है केलार्ड उतना जो है, जितना ये इंपॉर्टेंट है कि सूरत में 1668 में इस कंपनी का गठन हुआ। यह कंपनी उसकी फैक्ट्री स्थापित हुई। कंपनी 1664, अब देखिए 1664 में कंपनी बनी और आई कब? 1668 में आई। यानी कि दोनों के बीच कितने का अंतर है? 4 वर्षों का अंतर है। 64 के बाद ये 1668 में आते हैं। अब प्रश्न एक और यहाँ पे उठता है, हम एक एक चीजों का विश्लेषण करते हुए चलेंगे ताकि कोई बातें आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। अब इसमें आप देखेंगे कि आखिर सूरत में ही सभी लोग क्यों आए? सूरत में सभी लोग क्यों आए? हमने देखा कि पुर्तगाली भी सूरत में थे, सूरत में पुर्तगाली भी थे। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात। तो सूरत में पुर्तगाली भी थे। 1616 में डच भी यहाँ पे आ गए। अंग्रेजों ने 1613 में यहाँ पे आ गए। देखिए, जब मैं कोई घटना का डिस्कशन करता हूं तो मान लीजिए कि चलिए पुर्तगाली अलग है, डच अलग है, अंग्रेज अलग है, फ्रांस अलग है, लेकिन जब क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछा जाएगा तो आप तो सांगोपांग पूरा अध्ययन करके आप जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि जब आपको बाद में अगर फ्रेंच पढ़ाऊं तो पहले भी पुर्तगालियों के, डचों के और अंग्रेजों के बारे में भी मैं बताता हुआ चलूं। इन तीनों के बारे में भी पहले से मैं बता दूं ताकि आपको फिर से वो रिवाइज हो जाए। बार बार रिवाइज होने से, बार बार सुनने से आपको एकदम पूरी तरीके से याद हो जाए। तो सूरत में ऐसा क्या बात था कि सारी कंपनियां आई और ये चौथी कंपनी भी आपने देख ली? तो ऐसी क्या बात थी? ये इसका जवाब इसमें ये है, लॉजिक ये है, अगर ये क्वेश्चन आया है कि सूरत में कौन कौन सी व्यापारिक कंपनियां थी, तो सभी थी। अगर क्वेश्चन अगर से पूछ लिया जाए कि सूरत में किसने किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, 4 नाम दे दिया जाए, तो चारों के चारों नाम उसमें शामिल हो जाए। देखिए, एक सामान्य सी समझने वाली बात है कि कोई भी व्यापारी जो है वो मंडी में जाकर के ही व्यापार करता है। तो एक ही जगह अगर थोक मंडी है तो उससे पता चला कि 4 व्यापारी एक साथ बैठते हैं, अपनी अपनी दुकानें खोल लेते हैं। ठीक वही हाल सूरत में भी था कि पुर्तगालियों ने भी अपनी मंडी में वो जाकर के अपना दुकान सजा दिया, डचों ने भी दुकान सजा दी, अंग्रेज भी आ गए और सब आ गए, क्योंकि गुजरात एक बड़ा फर्टाइल लैंड था और आज भी गुजरात फर्टाइल वो जगह है व्यापार के लिए। तो सारे हिंटरलैंड से, यानी भीतरी प्रदेशों से ये पोर्ट पे ये चीजें आती थी एक्सपोर्ट के लिए। तो सूरत में चूंकि आती थी तो सभी जो ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी उन्होंने अपनी फैक्ट्री वहां पे लगाई। फैक्ट्री को बार बार मैंने बताया है कि फैक्ट्री से अर्थ ये लगाया जाना चाहिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती थी। सामान्यतः वो मालों के रखने का एक सामान्यतः जगह था, एक गोदाम। बस इसको फैक्ट्री से मतलब यही माना जाना चाहिए। मैंने फिर से रिपीट कर दिया उन लोगों के लिए जो नया ये देख रहे हैं, नए शामिल हुए हों। अन्य स्थापनाएं और कहां कहां होती हैं उनके बारे में अब हम लोग चलते हैं। देखिए, एक ही साल बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री इन्होंने डाल दी। तो मसूलीपट्टनम में आप देखेंगे कि मसूलीपट्टनम में भी सभी लोग आए। मसूलीपट्टनम में पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, और फिर उसके बाद फ्रेंच भी आए। तो ऐसा 1605 में हमने पढ़ा है कि डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बना दी। तो ये मसूलीपट्टनम के पहले भी मैंने जिक्र कर चुका हूं कि मसूलीपट्टनम जो है वो, अगर हम देखेंगे कि मैप में थोड़ा सा आगे आए तो देखिए यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, ये देखिए मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम के बारे में थोड़ा सा मैं फिर से एक बार बता दूं
और फिर से आपको ये बात थोड़ी सी याद आ जाए कि मसूलीपट्टनम का आधुनिक नाम मछलीपट्टनम है, मछली शहर कहा जाता है आधुनिक समय। मध्यकालीन समय में इवन अंग्रेजों के समय में भी इसका नाम मसूलीपट्टनम था। और इसके और पहले जो है वो इसका नाम मसालिया था। यानी प्राचीन काल में इसका नाम मसालिया था, मध्यकालीन समय में इसका नाम, और आधुनिक जब अंग्रेजों के समय में इसका नाम मसूलीपट्टनम हुआ, और आधुनिक समय में इसका नाम मछलीपट्टनम है। मैंने पहले भी चर्चा की है कि इस कोस्ट में क्या था, कोरोमंडल कोस्ट में धीरे धीरे डच जब आए, उसके बाद अंग्रेज भी आए, तो कोरोमंडल कोस्ट पे क्या होता था, कॉटन होता था, यहाँ पे कपड़े होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि डेल्टाई प्रदेश है। डेल्टाई प्रदेश है तो मान लीजिए कि रिवर आ रही है, गोदावरी रिवर जो है वो आपको कृष्णा है, फिर कावेरी है, 3 मेजर रिवर्स हैं यहाँ। तीनों के द्वारा जो डेल्टाई जो प्रदेश है उसमें क्या उगेगा, फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे कॉटन उगेगा। आज भी मसूलीपट्टनम, आधुनिक जिसका नाम मछलीपट्टनम है, वो कॉटन ग्रोइंग के लिए फेमस है, बुनकरों का शहर। तो इसका मतलब कि मसूलीपट्टनम के बारे में थोड़ा सा हमने विस्तार से बता दिया। तो इस तरीके से आपको और भी याद हो जाएगा कि मसूलीपट्टनम में ये फ्रेंच भी आ गए थे। अब देखिएगा 1673 में, यानी कि 4 साल के बाद पौंडीचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना होती है। देखिए लुई का नाम है, तो मैंने लुई के बारे में इसलिए थोड़ा विस्तार से मैंने चर्चा कर दिया कि जब भी फोर्ट लुई का प्रश्न आए तो लुई चूंकि वहां का शासक था, इसलिए फोर्ट लुई को आप बताइएगा पौंडीचेरी में फोर्ट लुई, और इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये आप देखिएगा कि पौंडीचेरी में यह कंपनी फ्रैंको मार्टिन द्वारा स्थापित हुई है। पौंडीचेरी में, यानी पौंडीचेरी का स्थापना करने वाला ही फ्रैंको मार्टिन था। और इसमें एक और खास बात है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट है आपके लिए, कि 1954 में पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही आदि क्षेत्र फ्रेंच प्रभाव से मुक्त होकर भारतीय संघ में शामिल हुए। 1961 ईस्वी में सैन्य कार्यवाही द्वारा गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त किया गया। देखिए जिस तरीके से हमने एक बात बताई थी पुर्तगालियों में, कि पुर्तगालियों ने किस तरीके से उनको, हालांकि कंपनी के रूप में वो डिफीट हो गए, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को डचों ने डिफीट कर दिया, डचों को अंग्रेजों ने डिफीट कर दिया। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में गोवा में वो कोई विशेष नहीं थे जो, लेकिन गोवा में उनकी बस्ती एक कायम जरूर रही, जो कि इवन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तक भी बनी रही, और 1961 में जाकर के पुर्तगाली प्रभाव से उनको मुक्त कराया गया। ठीक इसी तरह का इतिहास जो है वो पौंडीचेरी का भी इतिहास। भारत में फ्रेंच ताकत जो है फ्रांसीसी 1760 में आकर के पूर्णतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डिफीट कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक राजनीतिक तौर पे तो खैर डिफीट हो गए, लेकिन एक बस्ती के रूप में उनको यहाँ पे रहने दिया गया। कहाँ रहने दिया गया? पांडिचेरी में रहने दिया गया। और इसमें 1954 ईस्वी तक ये बने रहे, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी ये बने रहे। और पौंडीचेरी को अब हम देखेंगे कि पौंडीचेरी जो आधुनिक पौंडीचेरी है वो कहाँ है, इसका भी लोकेशन अभी हम देखेंगे। और उसी के तहत ये चंद्रनगर, माही आदि उस जमाने में था। तो अभी यूनियन टेरिटरी के रूप में पौंडीचेरी को हम देखेंगे और थोड़ा मैप में हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये यहाँ पे पौंडीचेरी है। देखिए यहाँ पे हमने इसमें फ्रेंच सेटलमेंट को दिखाया है, जो आपके स्टार्स जो बने हुए हैं इस तरीके का, ये देखिए ये फ्रेंच आपको, अब ये है आपको, है ना, पौंडीचेरी है 1674 में, हमने ये मैप में आपको दिखाया। तो यहाँ पे देखिएगा कि पौंडीचेरी ये कोरोमंडल कोस्ट पे है। भारत का जो ईस्ट कोस्ट है, इस ईस्ट कोस्ट पे ये बसा हुआ है पौंडीचेरी।
आधुनिक पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, हालांकि वहां पे विधानसभा भी है, उसके चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो ये देखिएगा कि पौंडीचेरी के 4 जिले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी में भी लिए चलता, और इसमें आप देखिएगा कि पौंडीचेरी आज के समय में उसके कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पौंडीचेरी सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पौंडीचेरी है। इसके बाद यहाँ पे एक यमन है, ये यहाँ पे मैप में नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे यमन है। उसके बाद करिकाल है। करिकाल जो है पौंडीचेरी से जस्ट नीचे, यानी कि हमारे साथ अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी भी बहुत आपकी स्ट्रांग होगी। पूरा लोकेशन का जैसे आप समझ लीजिए कि आप घूमने के लिए वहां पे चले गए हैं, और मैं एकदम एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं। तो करिकाल उसका तीसरा जिला, पहला जिला यमन हो गया, दूसरा हो गया क्या? करिकाल। पौंडीचेरी तो एक ही है, 3 हो गए। और एक इधर के कोस्ट पे है माहे, ये माही, ये यहाँ पे है, यानी कि 3 जिले इसके इस कोस्ट पे हैं, और वो भी एक जगह नहीं है, अलग अलग खंडित रूप से हैं। लेकिन यहाँ पे माही जो है इस कोस्ट पे है, यानी पौंडीचेरी का अगला जिला जो है वो माही जो है वो इधर है। और यहाँ पे देखिए 1725 का हमने समय दिया, 1725 का टाइमिंग दिया है, यहाँ 1739 का हमने टाइमिंग दिया। और ऐसे ही यमन नहीं लिखा गया है इस मैप में, लेकिन ये यमन भी है। तो आधुनिक पौंडीचेरी का ये 4। और पौंडीचेरी में आज भी आप अगर विजिट करने जाएंगे तो आसानी से फ्रेंच आप पार्क वहां पे पाएंगे, फ्रेंच वो उनकी इमारतों को आप पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अरविंदो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका आश्रम आप पाएंगे पौंडीचेरी में। तो ये जब आप कोई प्लेस को देखिए तो उस प्लेस के उसके बारे में डिटेल जानने का प्रयास करिए। जब डिटेल आपको याद हो गए तो सांगोपांग उसको हृदयंगम कर लीजिए। एसिमिलेशन जिसको कहा जाता है, उस जगह को एसिमिलेट कर लीजिए कि सब सांगोपांग जानिए। तो इस तरीके से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको कोई ऐसा विस्मृत होने का प्रश्न ही नहीं। और चंद्रनगर कहाँ है? चंद्रनगर ये बंगाल में है। तो यानी पौंडीचेरी से उन्होंने मुख्यालय बना करके अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना उन्होंने शुरू किया। पांडिचेरी को फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय बना, कोचीन को अल्बुकर्क के समय और गोवा को नीनो डी कुन्ना के समय पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय बनाया गया। देखिए ऐसा मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया है कि बार बार वो चीज रिपीट होगा, बार बार वो चीज रिपीट होगी। कोचीन को अल्बुकर्क के समय और गोवा को नीनो डी कुन्ना के समय पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय बनाया। जब मुख्यालय की चर्चा हुई तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसकी भी मैंने चर्चा कर दी। इसी तरीके से देखिए अब 1674 में चंद्रनगर बना। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने चंद्रनगर में फैक्ट्री बनाने के लिए 1674 में जगह दी। 1673 में पौंडीचेरी में बन गए और 1 साल के बाद बंगाल चले गए। उस जमाने में भी सभी लोग बंगाल में आए, चाहे पुर्तगाली आए, चाहे डच आए, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, चाहे जो है वो फ्रेंच आए। क्योंकि बंगाल भी बड़ा क्या था? फर्टाइल लैंड था। बंगाल एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था, एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारी सामग्रियां थी, सूती वस्त्र वहां पे होते थे, रेशम का काम होता था, नील का काम होता था। तो इस तरीके से बंगाल एक जो है वो एक फर्टाइल लैंड था, जिसमें सभी कंपनियां चाहती थी कि हमारी वहां पे फैक्ट्री बने। हाँ, बंगाल में आप देखेंगे कि जगह जरूर अलग है। अगर डचों ने चिंसुरा को बनाया तो इसी तरीके से अंग्रेजों ने कासिम बाजार को बनाया और कलकत्ता को बनाया। तो यहाँ पे चंद्रनगर इन्होंने एक अलग जगह ही ले ली। यह फैक्ट्री 1692 में पूर्णता गया। 1724-25 माही मलाबार तट केरल। देखिए हमने मलाबार तट का नाम लिखा है। ये सब देखिए ज्योग्राफी स्ट्रांग होगी, आपकी भूगोल बहुत स्ट्रांग होगी। मलाबार कोस्ट, मलाबार ये क्या है? वेस्टर्न कोस्ट को कहा जाता है, केरल हमने लिख दिया।
1739 में करिकाल पांडिचेरी में, आज का जो पांडिचेरी के तहत करिकाल है। 1760 ईस्वी के वांडीवास की लड़ाई में इनकी हार हो गई और 1763 में पेरिस की संधि के बाद फ्रेंच सिमट कर रह गए। अब आगे हम देखते हैं कि 1760 में अभी जिक्र आएगा वांडीवास की क्या लड़ाई थी। तो वास का मतलब याद रखिए, वास माने साफ कर देना, वास इंग्लिश शब्द है, वास माने धोना, और वांडी जगह का नाम, तो वांडीवास, वास से याद रखिएगा। 1760 में ये धुल गए, लड़ाई में हार हो गई, डिफीट हो गए। लेकिन 1773 में पेरिस की संधि, किसकी संधि? पेरिस की संधि क्यों होती है अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं। इनको पौंडीचेरी वापस मिल गया था, लेकिन ये सिमट के रह गए, केवल बस्ती में रह सकते थे, बाकी राजनीतिक कोई हैसियत इनकी नहीं रही। अब आप देखेंगे 3 कर्नाटक युद्ध, वस्तुतः ये बहुत महत्वपूर्ण ये सेक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है 3 कर्नाटक युद्धों का। 3 कर्नाटक युद्ध ऐसे युद्ध हैं जिन्होंने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निपटारा कर दिया। फ्रांसीसियों के भाग्य का निपटारा किसने किया? 3 कर्नाटक युद्धों में कर दिया। पहली बात ये। दूसरी बात ये, 3 कर्नाटक, 3 का मतलब 3 बार हुए। कर्नाटक एक जगह का नाम है, अभी मैं चर्चा करूंगा कर्नाटक क्या था। युद्ध माने युद्ध हुआ, एक एक शब्दों को ही मैं बताता चलूंगा ताकि आपको याद हो जाए। कर्नाटक क्षेत्र में देखिए, ये शब्द हिंदी में कर्नाटक लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको कर्नाटिक लिखा जाता है। इंग्लिश में CAR कर्नाटिक, NATIC लिखा जाता है, कर्नाटिक। हिंदी में इसको कर्नाटक बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आधुनिक कर्नाटक से इसका कोई वास्ता नहीं है। आधुनिक कर्नाटक से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसके बारे में थोड़ी मैं जिक्र आपको कर दूं कि ये वास्तव में कर्नाटक क्या है। कर्नाटक क्या है इसके बारे में जरा आप मैप पे आइए। आधुनिक कर्नाटक जो है वो इस हिस्से में है। आधुनिक कर्नाटक जो है इस हिस्से में, देखिए ये कोई आपको बहुत जगह पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो मैं बताने जा रहा हूं कहीं इसकी अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप देखिएगा कि कोरोमंडल का ये जो कोस्टल एरिया जो है, यानी कि जो बीच में जो पहाड़ और पहाड़ियां हैं और ये समुद्र का ये है, इसके बीच का जो पेटी है, इसको कर्नाटिक रीजन कहा जाता था। उत्तर मुगलों से लेकर के उस काल में ये कहा जाता था इसको कर्नाटक। आधुनिक कर्नाटक इसको कहा जाता है कर्नाटक राज्य, लेकिन ये कर्नाटक कहा जाता है इस क्षेत्र को। और इसकी राजधानी यहाँ पे अर्काट थी। इसको दिखाया नहीं गया है मैप में, इसकी राजधानी क्या थी? ऑर्काट थी। तो ये अब ये समझ जाइए, ये कर्नाटक है। तो ये पहले ज्योग्राफिकली आप समझ गए। अब आगे फिर इसकी चर्चा आएगी तो मैं फिर से मैप में आऊंगा। तो ये आप समझ गए कि कर्नाटक के क्षेत्र में 3 युद्ध हुए। अब कर्नाटक क्षेत्र में युद्ध क्यों हुए, तो जरा इस पे भी देखिए। अब देखिए, सारे कोस्टल जगहों पे, चाहे पुलिकट हो, पौंडीचेरी में यहाँ पे कौन है? तो फ्रांसीसी हैं। मद्रास में यहाँ पे अंग्रेज हैं। तो स्वाभाविक था कि इस रीजन में इनके बीच में झगड़ा होता ही, युद्ध बनता ही, युद्ध की परिस्थिति होती ही। तो इसी रीजन कर्नाटक में ये युद्ध हो गया। तो इसलिए युद्ध हुआ, तो इसलिए ये कर्नाटक युद्धों के नाम से ये फेमस है। 1741 में डुप्ले फ्रेंच गवर्नर बनकर के भारत आया। पौंडीचेरी फ्रेंच मुख्यालय था। देखिए, कर्नाटक युद्धों को बड़ा ही डिफिकल्ट माना जाता। जिनका इतिहास वैकल्पिक विषय है वो भी कई बार इसमें भूल जाते हैं, आप भी भूलेंगे। लेकिन मैं बड़ा ही संक्षिप्त रूप से इन चीजों की चर्चा करने जा रहा हूं कि आपको मेमोरी में क्या बात याद रखनी है, बस उसी को याद रखना। तो कर्नाटक समझ गए। कहानी दोनों के बीच में क्या होती है कि 1741 के पहले पौंडीचेरी का एक गवर्नर डुप्ले बन के आया। कंपनी की स्थापना पौंडीचेरी में कब ये लोग जाते हैं?
तो 1674 में चले जाते हैं, तब से इतना बड़ा फासला है। तो डुप्ले जब आता है फ्रेंच गवर्नर बन करके, तो कहानी में एक नई मोड़ आती, कहानी में एक नया मोड़ आता। डुप्ले के द्वारा ही यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर ब्रिटेन द्वारा चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। डुप्ले का काल देखिए 1741 से 54 है, गुडेहू का 54 से 58 है, और काउंट डिलाली का समय 58 से 63। ये सभी इंपॉर्टेंट गवर्नर। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 तक लड़ा गया। इसकी पृष्ठभूमि पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। डुप्ले फ्रेंच गवर्नर बनकर के आया, और डुप्ले कैसा आदमी था? ऐसा कहा जाता है कि भारत में डुप्ले ने ही भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत की। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत की, तो उसको डुप्ले माना जाता। डुप्ले पहले क्या क्या था, और मुकर्क ने सीधा बीजापुर के सुल्तान को हरा करके गोवा को छीन लिया, बाकी उसके इंटरनल में अफेयर्स में कोई हस्तक्षेप करने नहीं गया। लेकिन डुप्ले ने ये एक बहुत ही गंदी प्रणाली अपनाई, और जिसका परिणाम हुआ आगे उसी के सीख को दूसरे आदमी ने अपनाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया, और भारत में आगे उनका विस्तार होता चला गया। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय साम्राज्य की चाबी जो है वो खोजने का काम जो है डुप्ले ने उसको ये शुरुआत करी, लेकिन फाइनली चाबी जो है खोज निकाली ब्रिटिशों ने। देखिएगा मुख्य कारण, वास्तव में ये युद्ध यूरोप में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच चल रहे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का परिणाम था। देखिए अब मैं ये, आप देखिए एक शब्द का आया, यूरोप आया। देखिए भारत में युद्ध होता है, लेकिन यह शुरुआत कहां से होती है? यूरोप में। दूसरा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको विश्व इतिहास में लेते हुए चलता हूं, ताकि आपको ये बात याद हो। देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी ब्रिटेन और फ्रांस आपस में पड़ोसी देश है। अगर आप यूरोप के मैप पे जाइएगा, हमेशा हमारे जब आप हमारे लेक्चर को सुन रहे हो तो मैप जरूर रखिएगा, उसी समय मैप खोल के बैठ जाइएगा। तो मैप में देखिएगा कि केवल इंग्लिश चैनल है जो दोनों ही ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कर सकता है, यानी इस इंग्लिश चैनल को बड़ा आसानी से पार किया जा सकता है। फ्रांस से मुश्किल से 40-50 किलोमीटर को इंग्लिश चैनल आप पार करेंगे, कई तैराकों ने उसको पार भी किया है, तो आप तुरंत ब्रिटेन पहुंच जाएंगे। इन दोनों में बहुत दूरी नहीं। तो कहने का मतलब ये है, दोनों पड़ोसी राज्य थे, और यूरोप की राजनीति में हस्तक्षेप को लेकर के दोनों में ही हमेशा संघर्ष हुआ। ये संघर्ष एक तरफ अमेरिका में भी हुआ और एक समय भारत में भी हुआ। तो जब भी यूरोप में ये दोनों ताकतें उलझती थी, तो भारत में ही दोनों ताकतें उलझ जाती थी। भारत में भी दोनों ताकतें उलझ जाती थी जब ये यूरोप में उलझती थी। अब देखिए ऑस्ट्रिया में, जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था, उसकी कोई वो बेटा नहीं था, उसकी एक बेटी थी मेरिया थेरेसा। मेरिया थेरेसा ने ऑस्ट्रिया के साम्राज्य जो हैब्सबर्ग इंपायर का वो मुख्यालय था, रोमन इंपायर का उत्तराधिकार का दावा करता था। उस जमाने में ऑस्ट्रिया का बड़ा महत्व था। आज के जमाने में ऑस्ट्रिया एक बहुत ही छोटा कंट्री है। वियना जिसकी राजधानी, तो आपको ज्योग्राफी भी बड़ा मैं स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। तो ऑस्ट्रिया का जो शासक था, उसका कोई लड़का नहीं था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मेरिया थेरेसा था। तो मेरिया थेरेसा जो है, जब वो उत्तराधिकार के लिए मेरिया थेरेसा ने ऑस्ट्रिया के गद्दी पे क्लेम किया कि बेटी हूं तब भी मुझे मिलना चाहिए, फ्रांसीसियों ने इसको सपोर्ट किया, अंग्रेजों ने विरोध किया। इसको लेकर के आपस में ये लोग तनातनी हो गई। तो इस तनातनी का परिणाम क्या हुआ कि उत्तराधिकार युद्ध इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे शक्तियां उलझ गई। आपको बस ये याद रखना है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है, मैंने जैसे भारत में होता है, बेटियों को अधिकार नहीं दिया गया, रजिया सुल्तान भी बनी तो बाद में चल करके विवाद हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही विदेशों में भी उस जमाने में हुआ। अन्य कारण ये क्या है? तात्कालिक कारण है।
इसी समय एक अंग्रेज अधिकारी बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे। जब डुप्ले ने अंग्रेजों से उचित कार्यवाही का अनुरोध किया, तब अंग्रेजों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और आपस में टसल शुरू हो गया। परिणामतः डुप्ले ने ला बुर्डोनो मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर की सहायता से अंग्रेजों की मद्रास फैक्ट्री पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। देखिए ये सब घटनाएं इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, मैंने ऐसे ही उसको एक आपको संघर्ष की पृष्ठभूमि बताने के लिए आपको ये किया है। इसको ये याद रखना है जरूर, इसको कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उसकी एक समझाने के लिए मैंने इन चीजों का यूज किया। हाँ, ये जरूर बात ये है, मद्रास फैक्ट्री जो है उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। तत्पश्चात दोनों में युद्ध की स्थिति बन गई। इसी समय दक्षिण के दो क्षेत्रों में उत्तराधिकारी के संघर्ष की पृष्ठभूमि बन रही थी, जहां आगे चलकर विभिन्न गुटों को अंग्रेज एवं फ्रेंच द्वारा सहायता की जाती। ये बातों को अभी हम देखेंगे। अब क्या हुआ कि इसी समय एक सेंट थोमे का युद्ध है 1748 में लड़ा गया। यह देखिए पहले चरण की महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसकी समाप्ति एला सैपेल की संधि से हुई। देखिए नाम से ही समझ में आता है, एक एला सैपेल कहाँ था, ये यूरोप में था। इसकी संधि में दोनों राष्ट्रों के बीच संधि हुई ब्रिटेन और फ्रांस की, जिसके द्वारा मद्रास अंग्रेजों को तो वापस कर दिया गया, पर उसके बदले अंग्रेजों ने अमेरिका में अपने कुछ क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिए। अभी मैंने आपको जिक्र किया है कि अमेरिका भी उपनिवेश था। किसका था? ब्रिटेन का था। अमेरिका में भी फ्रांसीसी थे, तो अमेरिका में भी ब्रिटेन फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष चला। बाद में विश्व इतिहास में हम इसको पढ़ते हैं। भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। तो फाइनली क्या हुआ कि दोनों के बीच में आदान प्रदान हुआ और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। लेकिन बदले में अंग्रेजों ने अमेरिका में अपने कुछ क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिए। यानी कि मोटे तौर पे यहाँ पे फाइनली जो तराजू का पलड़ा है वो फ्रांसीसियों के पक्ष में झुका हुआ है। मद्रास तो खैर वापस दे दिया गया, लेकिन अमेरिका में इनको कुछ फ्रांसीसियों को क्षेत्र मिल गया। इस लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण। इस लड़ाई में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने, हमने कर्नाटक की चर्चा की है, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रेंच से मद्रास क्षेत्र में शांति की स्थिति बनाने की बात की। जब दोनों शक्तियां आपस में उलझने लगी इसी कर्नाटक रीजन में, तो उसके नवाब अनवरुद्दीन ने दोनों फ्रेंच से अपील की कि भैया आप मद्रास में कोई हस्तक्षेप मत करो, आप ब्रिटिशों को तंग मत करो, क्योंकि दोनों ही मेरे अधीन आप व्यापार के लिए फैक्ट्री खोले हुए हैं और व्यापार कर रहे हैं। तत्पश्चात कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रेंच सेना एवं महफूज खान के नेतृत्व में अनवरुद्दीन की सेना में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रेंच सेना की जीत हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि महफूज खान या नाम बहुत याद रखने की जरूरत है। मेन घटनाक्रम है कि फ्रेंच सेना और अनवरुद्दीन की सेना के बीच एक युद्ध होता। इस युद्ध में फ्रेंच सेना जीत जाती है और अनवरुद्दीन की सेना हार जाती है। ये एक बहुत बड़ा एक घटनाक्रम। पहली बार कोई विदेशी कंपनी ने भारत के शासक को भारत की भूमि पे डिफीट किया। भारत की भूमि पे किसी विदेशी कंपनी की सेना ने यहाँ के नवाब की सेना को डिफीट किया। और क्या था, 10,000 की नवाब की सेना थी और फ्रेंच की सेना मुश्किल से 500-600 की सेना थी। यानी कि स्थल के युद्ध में उनकी रणनीति और बंदूकों का प्रयोग ये फ्रेंच वासियों ने प्रयोग किया और नवाब हार गए। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है,
और पहली बार डुप्ले ने अपनी सेना बनाई, अपनी सेना में भारतीयों को नियुक्त कर लिया। देखिए बड़ी बात है, कंपनी व्यापार करने के लिए आई, कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई, व्यापार का काम तो कर ही रही थी, उसने सेना बना ली। ये उसी तरीके की बात है कि मान लीजिए कि काल्पनिक बात सोचिए कि यहाँ से कोई कंपनी अफ्रीका में जाती है, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी, और वहां पे वो सेना गठित कर ले, तो कितना हास्यास्पद होगा। तो कैसी परिस्थिति हमारे यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है, ये जरा गौर करिए। हमने तो कल्पना की बात करी, संभव नहीं है कि आधुनिक समय में कोई सेना बना ले कंपनी जो है विदेशों में जाकर के। लेकिन यहाँ पे फ्रांस की सेना, देखिए सेना शब्द का यूज हुआ, भाई सेना तुमने क्यों बनाया, तुम व्यापार करने आए हो, सेना क्यों बनाया। तो ये हम लॉजिक बता रहे हैं, इस लॉजिक के सहारे आपको याद करवाने का थोड़ा प्रश्न बना रहे हैं कि लॉजिक से आप सोचिए, उस लॉजिक के आधार पर कुछ चीजों को वो समझने का प्रयास कीजिए। तो ये सेंट थोमे का जो युद्ध है, इस युद्ध का महत्व इस बात में है कि सेंट थोमे के युद्ध में भारतीय नवाब, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन की सेना फ्रेंच सेना से हार गई, यही सेंट थोमे के युद्ध का महत्व है। अब आगे हम देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749-54 का था, और ये कहानी में एक नया मोड़ आता है, और भी इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, और भी इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। अब देखिए कारण क्या, हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का संघर्ष। हमने कर्नाटक को समझ लिया, कर्नाटक को हमने समझा, अब हम हैदराबाद की जरा कहानी देखते हैं, और हैदराबाद को भी मैं समझाऊंगा। हैदराबाद को देखिए क्या पोजीशन है। उत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला इसकी टाइटिल है। आगे हम उत्तर मुगल शासक का जब हम जिक्र करेंगे अगले लेक्चर में, तो इसके बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी तब तक इसको सीमित रखिए कि बस मोहम्मद शाह का नाम आप देख लीजिए। कि समय निजामुल मुल्क आसफ जाह द्वारा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। देखिए हमने जब आधुनिक भारत शब्द को जब हमने अपने लेक्चर में हमने जब डिफाइन किया है, उस समय हमने ये बताया है कि आधुनिक भारत का प्रारंभ जो होता है 18वीं सदी में, उसमें 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती। उत्तर मुगल शासक का जमाना है, जो कि वो पतन का काल है, और स्वतंत्र राज्यों के स्थापना का भी काल है। यानी कि एक घटना ये है कि उत्तर मुगल शासक कमजोर होते जा रहे थे, और उनकी जगह पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती जा रही थी। ये दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है। और तीसरी विशेषता ये है कि विदेशी जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनका विस्तार, ये तीसरी विशेषता है। इस तीनों विशेषताओं के आधार पे ही 1700 से आधुनिक भारत कहा जाता है। तो इस बात को मैंने फिर से यहां पे बता दिया। अब देखिएगा कि 1748 में आसफ जाह की डेथ होती है, और मैं बता दूं कि आसफ जाह एक बड़ा एफिशिएंट आदमी था। ये मुगल शासक के अधीन ये वजीर था। हम इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे, जब हम स्वतंत्र राज्यों की स्थितियों की चर्चा करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी बस मैं इतना बता दूं कि आसफ जहां भी कहा जाता है, आसफ जाह भी कहा जाता है। आसफ जाह एक बड़ा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासक था। उसकी मृत्यु के बाद नासिर जंग उत्तराधिकारी बना, जो उसका लड़का था। बाद में इसी समय मुजफ्फर जंग, जो नासिर का भतीजा था, ने भी सत्ता पे अपना दावा किया। यानी देखिए भारत में अक्सर होता है, आज भी देखिएगा कि पिता की मृत्यु होती है तो दो बच्चे लड़ने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। जब जो ही शासक मरा, पता चला कि एक लड़का उसकी गद्दी का दावेदार हो गया और दूसरा उसका भतीजा दावेदार। जब दो दावेदार आए, यानी कि बिल्लियों के बीच जब रोटियों का झगड़ा हुआ, तो बंदर उसमें कूद पड़ेगा, ये सामान्य सा नियम है। तो जब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में सत्ता की दावेदारी के लिए जब 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 जब, जब झगड़े शुरू हुए, तो दूसरा बंदर इसमें कूद पड़ा।
तो वो बंदर कौन थे? तो वो बंदर, ये वहां कहानियों में आपने एक बंदर पढ़ा होगा, यहाँ पे दो बंदर आ गए, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दो बंदर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि आगे चलकर इस स्थिति में अंग्रेज एवं फ्रेंच कंपनियों का हस्तक्षेप होता है और अंग्रेजों द्वारा नासिर जंग को तथा फ्रेंच द्वारा मुजफ्फर जंग को समर्थन दिया जाता। मुजफ्फर जंग को समर्थन दिया जाता है। अब देखिए दो गुट बन गए, एक गुट हो गया, यानी कि आपको लिखना है एक एक गुट हो गया अंग्रेजों और नासिर जंग का, एक जो गुट है वो फ्रेंच और मुजफ्फर जंग हो गए। अंग्रेजों ने किसको सपोर्ट दिया? नासिर जंग को, और फ्रेंच ने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को, यानी दो दो पेयर बन गए आपके। अब दो दो पेयर बन गए, दो दो पेयर आपके बन गए। अब हम तीसरे पेयर पे आते हैं कि एक गुट में कैसे तीन लोग आते हैं और दूसरे गुट में कैसे तीन लोग आते हैं। इस बात को यहां से समझिएगा। कर्नाटक के बारे में अब फिर से देखिए। तकनीकी रूप से कर्नाटक हैदराबाद के निजाम के तहत ही आने वाला क्षेत्र था, पर कर्नाटक के प्रतिनिधि स्वतंत्र व्यवहार करते थे। जिस प्रकार से हैदराबाद का निजाम मुगल शहंशाह से अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता, हालांकि कागज में हैदराबाद के निजाम ने कभी मुगल इंपेरर को छोड़ा नहीं था। कागज में अभी भी कहता था कि भाई आप शहंशाह, लेकिन रियल स्तर पे वो जो है वो स्वतंत्र बिहेव करता था, क्योंकि वो उसका वजीर रह चुका था और पूरे दक्षिण भारत का वो पूरा सूबेदार था जो। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि कर्नाटक एक छोटी जगह थी हैदराबाद के अपेक्षाकृत, तो कर्नाटक का जो छोटा राजा था वो हैदराबाद की बात उसी तर्ज पे नहीं मानता था जिस प्रकार हैदराबाद का निजाम मुगल शहंशाह को बात नहीं मानता था। तो इसका मतलब ये है कि अब कर्नाटक में भी जो है वो स्वतंत्र व्यवहार करते थे, ये मैंने बात बता दी। अब यहां भी उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। यहाँ अनवरुद्दीन नवाब था और चंदा साहिब अनवरुद्दीन का बहनोई भी स्वयं को सत्ता पे काबिज करना चाहते थे। यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ कि बाद में हालांकि अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका लड़का और चंदा साहिब, अब देखिए यहाँ पे नवाब और उसके बहनोई में ही सत्ता पे संघर्ष शुरू हो गया। इस प्रकार हैदराबाद की तरह यहाँ भी दो गुटों के संघर्ष में एक गुट अनवरुद्दीन को अंग्रेजों का, दूसरे गुट चंदा साहब को फ्रेंच का समर्थन मिला। बाद में अनवरुद्दीन की जब डेथ हो जाती है तो उसका लड़का और चंदा शाही यानी कि सन इन लॉ हो गया, ये दोनों के बीच संघर्ष हो गया। यानी कि अब तीन ग्रुप हो गए। एक ग्रुप में कौन है? एक ग्रुप में नासिर जंग है और अंग्रेज हैं और अनवरुद्दीन है, ये तीन एक तरफ हो गए। और दूसरे ग्रुप में मुजफ्फर जंग है, चंदा साहिब हैं और फ्रेंच हैं। हमने पहले क्या देखा? पहले हम देखा कि नासिर जंग और अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज नासिर जंग दो हो गए और तीसरा अनवरुद्दीन अंग्रेज हो गए, तो दो दो कॉमन अंग्रेज तो है, तीन हो गए। और ऐसे ही जो है फ्रेंच द्वारा फ्रेंच और मुजफ्फर जंग हो गए, और पता चला कि चंदा साहिब और फ्रेंच कॉमन हो गए, यानी मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच, तीन तीन की ये जो है वो आपको ग्रुपिंग हो गई, तीन तीन की आपकी ग्रुपिंग हो गई। अब क्या है कि अब देखिए हमने इस ग्रुपिंग को बता दिया। अंबूर का युद्ध 1749, इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज समर्थित गुट था, अनवरुद्दीन, नासिर जंग और अंग्रेज। अनवरुद्दीन, नासिर जंग और अंग्रेज। देखिए ये बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि नाम आप भूल सकते हैं, नाम भूल सकते हैं, हमको तो ये दिखाना है कि अंग्रेज समर्थित एक गुट था, ये नाम जो है वो आप भूल सकते हैं। आज भी जो वैकल्पिक विषय पढ़ते हैं उनको भी ये नाम भूल जाता है। तो जो सामान्य जो जनरल नॉलेज के तहत जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जनरल स्टडी जिसको कहा जाता है, तो उसमें आप भूल जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
बात यह है कि अंग्रेज समर्थित एक गुट बना, ये बात महत्वपूर्ण। उसी तरह फ्रेंच गुट एक बना, तो फ्रेंच गुट एक, ये बात है। कर्नाटक क्या था, हैदराबाद क्या था, बस यही है। बाकी ये नाम जो है बहुत इसको लेकर के चिंतित नहीं होने की जरूरत है। दूसरी तरफ चंदा साहब, मुजफ्फरजंग, फ्रेंच, तो दोनों की ग्रुपिंग बन गई। ठीक है, युद्ध में फ्रेंच समर्थित गुट की विजय हुई। कर्नाटक में अनवरुद्दीन मारा गया, चंदा साहब नवाब बन गए। हैदराबाद में भी कुछ समय नासिर जंग के स्थान पर फ्रेंच समर्थित मुजफ्फरजंग नवाब बना। यानी कि दूसरे जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में पहले फ्रांसीसी हावी हो गए। ये बिल्कुल बिल्कुल सिनेमाई अंदाज में चलता है कि एक गुट हावी हुआ, फिर जो है उसकी विजय हुई, फिर उस गुट की पराजय हुई, फिर दूसरा गुट हावी हो गया। अभी हम देखेंगे फ्रेंच समर्थित गुट विजय हो गया, अनवरुद्दीन जो इसमें अंग्रेज वाला था उसको मारा गया, और चंदा साहब नवाब बन गए। हैदराबाद में भी नासिर जंग के स्थान पे फ्रेंच समर्थित मुजफ्फरजंग बन गए। यानी फ्रेंच की दोनों जगहों पे उनका प्रभाव स्थापित हो गया। अब देखिएगा कि इसमें आप दोनों जगहों पे फ्रेंच प्रभाव स्थापित हुआ, पर आगे चलकर के कर्नाटक में अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली जो तिरुचिरापल्ली चला गया था, ने अंग्रेजों के साथ मिलकर फ्रेंच समर्थित चंदा साहब को हराया और कर्नाटक पर अपनी सत्ता स्थापित की। अब देखिएगा कि इसमें जो है वो एक अम्बूर का युद्ध है, 1749 में होता है, जिसमें ये अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है, अम्बूर के युद्ध में। तो बाद में जब ये मारा जाता है, तो उसका पुत्र जो है वो मोहम्मद अली क्या करता है कि कर्नाटक का जो नवाब की राजधानी कहाँ थी, अर्काट में थी, वहां से भाग के वो तिरुचिरापल्ली चला गया। तिरुचिरापल्ली वो चला गया और अंग्रेजों के साथ मिलकर अब उसने चंदा साहब को हरा दिया और कर्नाटक पे काबिज हो गया। यानी धीरे से कर्नाटक एक स्थल इनके हाथ से निकल गया। किसके हाथ से निकल गया? फ्रांसीसियों के हाथ से प्रभाव क्षेत्र से कर्नाटक निकल गया, क्योंकि चंदा साहब भी मारे गए। चंदा साहब मारे गए तो इसी के साथ पे कर्नाटक पे और अंग्रेज पार्टी के मोहम्मद अली का शासन उस पे स्थापित हो जाता है। यानी कि अंग्रेज कर्नाटक में हावी हो जाते हैं। लेकिन हैदराबाद में अभी मुजफ्फरजंग और उसके बाद बने सालार जंग पे फ्रेंच प्रभाव बना। यानी कि दूसरे युद्ध में बराबरी का मामला छूटा। दूसरे युद्ध में क्या हुआ? बराबरी का मामला छूटा। यानी कि हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव रह गया और कर्नाटक में अंग्रेजी प्रभाव रहा। दोनों अपने अपने जगहों पे प्रभावशाली रहे, यानी बराबरी पे मामला छूटा। ये दो प्रतिस्पर्धियों के बीच में अखाड़े का मैदान था, जिसमें कि दोनों के बीच बराबरी पे मामला खत्म हुआ। अब हम देखेंगे कि पौंडीचेरी की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति अंग्रेज एवं फ्रेंच के बीच पौंडीचेरी की संधि होती है। पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला सैपेल की संधि से होती है, चूंकि वो बाहर मामला जुड़ा हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगे दोनों एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये पौंडीचेरी की संधि से तय हुआ। अब आप देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक ये चला, 7 इयर्स जो है। मुख्य कारण में देखें, ये तीसरा कर्नाटक रीजन में फिर से युद्ध हो गया। यह युद्ध भी प्रथम युद्ध की तरह ही बाह्य मामले का विस्तार था। देखिए, फर्स्ट युद्ध क्या था? जिस तरह से यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तियां आपस में उलझ गईं, उसी तरीके से तृतीय युद्ध में भी ये आपस में उलझ गए। द्वितीय युद्ध में इंटरनल परिस्थिति से उलझा हो गया। यानी तीनों कर्नाटक युद्धों का मुख्य कारण अलग अलग था। पहला और तीसरा बाह्य कारण है। पहला भी हमने क्या, प्रथम युद्ध की तरह कौन सा? तृतीय युद्ध।
प्रथम युद्ध की तरह ही तृतीय युद्ध भी, यहाँ पे लिखा जा सकता है या आप उसको नोट कर लीजिए अपने ज़हन में, कि प्रथम युद्ध की तरह ही तृतीय युद्ध में भी बाह्य मामले का विस्तार हुआ, यानी कि बाहरी मामलों से झगड़े प्रारंभ हो गए। इस समय यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध, कितना 7 साल युद्ध चल रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध इसका विस्तार था। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये 7 वर्षों का एक युद्ध चला। बेसिकली इसी समय अमेरिका में भी युद्ध चल रहा था। तो 7 वर्षीय युद्ध में ये यूरोप में चूंकि चला और इसका एक्सपेंशन अमेरिका में भी था, इवन वो भारत में भी इसका एक्सपेंशन हो गया, यानी ये अग्नि वो फैल गई भारत तक। वांडीवास की लड़ाई भारतीय संदर्भ में अंग्रेज फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता की यह एक निर्णायक जंग थी। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया। किसने किया? आयरकूट ने। कूट से नाम रखिए, कूटना, कूट। बड़े ही एफिशिएंट जनरल थे, बहुत ही प्रभावशाली जनरल थे सर आयरकूट। सर की उपाधि नहीं थी, सर आयरकूट। और फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट दलाली ने किया, काउंट लाली। तो काउंट लाली जो हमने बताया था कि इस समय ये फ्रेंच कंपनी का भारत में गवर्नर था। काउंट लाली जो है वो सर्वे सर्वा था, साथ में फ्रेंच सेना का कमांडर था। अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था? आयरकूट था। तो आयरकूट ने काउंट लाली को आमने सामने की टक्कर में डिफीट कर दिया। युद्ध के मैदान पे आयरकूट ने काउंट लाली को डिफीट कर दिया और उसको बंदी बना लिया। यानी जब उसका जो सर्वे सर्वा था, उसी गवर्नर को उसने डिफीट करके उसको बंदी बना लिया। तो इस तरीके से फ्रांसीसियों की सेना की डिफीट हो गई। इस युद्ध में फ्रेंच सेना की निर्णायक पराजय हुई और 1761 में अंग्रेजों ने फ्रेंच मुख्यालय पौंडीचेरी पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंत जो है किससे हुआ? वांडीवास की लड़ाई। हमने पहले भी चर्चा की थी, वास मने धो देना। इसमें 2 बातें याद रखिएगा। वांडीवास का मतलब कि वास हो गया। कौन वास हो गए? फ्रांसीसी धुल गए। फ्रांसीसी क्या हो गए? फ्रांसीसी धुल गए। किसने धोया? तो कूट साहब ने धोया। कूट साहब ने धो दिया। जो है किसकी वॉशिंग किया? कूट साहब ने किया। आयरकूट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। ये 2 इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आयरकूट और वांडीवास 2 याद रखिएगा। मैंने याद करने के तरीके बता दिए आपको। अब देखिएगा कि आगे हम देखेंगे कि पेरिस की संधि जो है, पहले युद्ध का अंत जो है वो किससे हुआ था? एक्सला-सैपल की संधि। तो जब भी युद्ध जो पहला होता है वो यूरोप में होता है, उसी के नाम पे संधि भी है। ये भी युद्ध चूंकि यूरोप में शुरू हुआ था, कि इसकी भी संधि का अंत यूरोप में भी है, पेरिस में है। यानी कि 1763 में यूरोप में जारी 7 वर्षीय युद्ध की समाप्ति पर पेरिस की संधि हुई। इस संधि के तहत पांडिचेरी को तो अंग्रेजों ने वापस कर दिया, परंतु यह तय हुआ कि फ्रेंच भविष्य में किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप के अधिकारी नहीं रहेंगे। फ्रेंच क्या होंगे? भविष्य में किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप के, यानी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी उनकी नहीं होगी और वे सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बन करके रहेंगे। एक व्यापारिक कंपनी केवल बन के वो रहेंगे, कोई पॉलिटिकल उनका आइडेंटिटी नहीं होगा। ये सीधे एक तरह से फ्रेंच प्रभाव की समाप्ति का सूचक है। इसके पूर्व ही अंग्रेजों ने 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को हराकर डचों की निर्णायक समाप्ति कर दी थी। अब आप क्या देखते हैं 1760 तक जो है, 1760 तक ये एक ऐसा सिनेमा का रंगमंच है जिसमें हीरो ने जो है वो
कई सारे विलेन को निकाल बाहर किया। 1759 तक एक विलेन जो है निकल गया और 1760 में एक दूसरा विलेन भी निकल गया। हीरो बच गए अंग्रेज। तो अंग्रेज 1760 तक जो है वो भारत में एक इंपॉर्टेंट पावर बन गए, एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए। पूर्ण शक्ति तो नहीं बने अभी, पूर्ण शक्ति तो अभी इवन मुगलों की भी शक्ति अभी थी, रीजनल पावर्स में अभी ताकत थी, अभी मैसूर के पास ताकत थी, अभी मराठाओं के पास ताकत थी। तो अभी तो मराठाओं के पास, मैसूर के पास, पंजाब में, लेकिन इनके साथ साथ जो है वो ब्रिटिश भी एक पावर के रूप में अपने को 1760 में इन्होंने स्थापित कर लिया। अब बाद की कहानी में अब हम देखेंगे कि ऐसे ऐसे उस जमाने में यानी 1760 में पूरे भारतीय परिदृश्य में 3-4 हीरो बच गए और अंततः उनको भी डिफीट कर करके अंग्रेजों ने अपनी पूरी तरीके से सर्वोच्चता की स्थिति बना ली, पैरामाउंट पावर बन गए। इस बात को भी हम आगे घटनाक्रमों में हम देखेंगे। देखिए, फ्रेंच पतन के कुछ कारण हैं। यूरोप में लगातार युद्धों में उलझे रहा। क्यों उनका पतन हुआ? हमने देखा कि लुई 14वां जो है वो लुई 14वां के कुछ गलत नीतियों से फ्रेंच सरकार पे कर्ज बढ़ता गया और उसने कहा अपने मरते समय, उसने कहा कि आफ्टर मी डीलग उसका शब्दावली। डीलग मने, डीलग कहा जाता है इसे, मुंबई में आपने सुना होगा, बहुत बरसात आ गई, पूरा मुंबई में पानी भर गया तो उसको डीलग कहा जाता, यानी कि ऐसी स्थिति कि कीचड़ भरा हुआ चीज हो जाए उसको डीलग कहा जाता है, आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो जाए डीलग कहा जाता है। तो उसने कहा कि मेरे मरने के बाद पूरा का पूरा उलझना ही होगा, क्योंकि वो कर्ज में बहुत हो गया। लुई 15वें के समय में और कर्ज बढ़ते गया और लुई 16वें की स्थिति इतनी खराब हो गई कि फ्रांस की क्रांति हो गई। तो यूरोप में लगातार युद्धों में जो है वो फ्रेंच उलझे रहे, अपनी व्यापारिक कंपनियों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लुई 15वें जैसे शासकों की प्रशासनिक विफलता जो है वो, हमने बताया लुई 15वां का, तो लुई 14वां तो चलिए अब तक तो स्ट्रॉन्ग था। लुई 15वें के और भी विफलता हुई। सरकारी उपक्रम की भांति काम करना, हमने पहले भी बताया था कि सरकारी उपक्रम की भांति चूंकि कंपनी काम करती थी, इसकी वजह तो ये तीन वजहों से फ्रेंच कंपनी का भारत में डिफीट हो गया। और आंतरिक के कारण क्या था कि नौसैनिक कमजोरी। तो ये तो कभी कारणों में अगर कभी पूछा जाए तो इसको आपको बताना होगा, कहीं अगर स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें नौसैनिक कमजोरी को भी बताना होगा। देखिए, 1760 तक आते आते, यानी कि 1730-40 तक आते आते, देखिए जो ब्रिटिश जो नाविक थे उन्होंने पूरे समुद्र में अपनी स्थिति बहुत स्ट्रांग बना ली थी, और वो कहते भी थे कि हम लोग समुद्र की लहरों पे शासन करते हैं। हम लोग किस पे शासन करते हैं? समुद्र की लहरों पे हम लोग शासन करते हैं। समुद्र की लहरों पे हम लोग शासन करते हैं, ये उनका ये कोटेशन था। इसका मतलब ये है कि सी पावर में बहुत शक्तिशाली होकर के उभरे। सी पावर में पहले पुर्तगाली उभरे, उसके बाद कुछ हद तक डच उभरे, और अंतिम रूप से जब ब्रिटिश आए तो इन्होंने पूरे के, चाहे अटलांटिक हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, सभी जगह इन्होंने अपना दबदबा बना दिया। तो ये नौसैनिक कमजोरी थी, इसके वजह से फ्रेंच कंपनी को कोई बाहरी सहायता नहीं मिल पाई। तो इसका ये वजह है। अब है एक, आप देखेंगे कि अगली कंपनियों में हम डेनिश आगमन की चर्चा करेंगे। हम डेनिश भारत में अंग्रेजों के बाद आए।
इनका भारत में आगमन 1616 में ईस्वी प्रथम डेनिश व्यापार समझौते के तहत हुआ। स्थान ट्रैंकोबार या तंजौर से संभव हुआ। 1616 में डेनिश आए। डेनिश का मतलब डेनमार्क के वासी डेनिश है। यूरोप के मैप पे देखिएगा, ऊपर में यूरोप के सबसे ऊपरी हिस्से में डेनमार्क है और नॉर्वे। नॉर्वे और डेनमार्क जो है वो पड़ोसी देश भी हैं। डेनमार्क जो है वो दूध के लिए बहुत फेमस है, काफी दूध का प्रोडक्शन उस कंट्री में होता है। तो डेनमार्क के वासी जो है भारत में 1616 में आए। तंजावुर ट्रैंकोबार में आए। ये पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रैंकोबार तंजौर में इन्होंने बनाई। तंजावुर जो है चोलों के समय से एक फेमस सिटी रहा है। दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में इन्होंने बनाई। श्रीरामपुर का मिशनरी बड़ा फेमस है। श्रीरामपुर के मिशनरी वर्क वहां पे बहुत फेमस है, यानी क्रिश्चियन पादरी लोग आते थे वहां पे, मिशनरी आते थे, उनको मिशनरी कहा जाता था। 1745 में डेनिश कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर वापस अपने देश चले गए। तो भारत में क्या थे, डेनिश भी आए थे। अब देखिएगा स्वीडिश आगमन विभिन्न यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में आए। ये सबसे अंत में आए और ये 1731 ईस्वी में ये आए। भारत से इनका व्यापारिक संबंध बहुत सीमित रहा तथा मूलतः ये चीन के साथ व्यापार से जुड़े हुए थे। यानी स्वीडिश कंपनी भारत में आई सबसे लास्ट में, जो है बहुत सीमित रूप इनका व्यापार रहा। अब हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि किस तरीके से बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। हमने इसमें जो डचों और पुर्तगालियों के साथ था उसको हमने डिस्कस कर दिया उस चैप्टर में। अंग्रेजों वाले चैप्टर को मैं इसमें लाने का एक जगह ही, यानी कि अंग्रेज जो कंपनी का मैंने जिक्र किया पिछले यूट्यूब में, उसको, उसकी बातों को और फ्रेंच की सब बातों को मैंने एक जगह रख दिया है। अब देखिएगा कि जब जब ऐसा आएगा बिहार में भी इन चीजों को मैं साथ ही साथ आपको लेके चलूंगा, साथ ही साथ मैं लेके चलूंगा बिहार के भी घटनाक्रम में। और देखिएगा सोरा के व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। पटना के आलमगंज में, पटना के आलमगंज में, आज भी आलमगंज जो है बिजनेस का सेंटर है, जो पटना के वासी होंगे समझ रहे होंगे। तो 1620 में आलमगंज में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। हालांकि तत्कालीन बिहार के सूबेदार मुबारक खान ने अंग्रेजों के रहने की व्यवस्था कराई, लेकिन यह फैक्ट्री 1620-21 में बंद हो गई। अब बताइए, बिहार के सूबेदार ने इनके रहने की व्यवस्था कराई, यानी कि उस समय के लोगों ने, चाहे शहंशाह हो चाहे सूबेदार हो, लोगों ने इनका स्वागत किया। वो क्या समझते थे कि आगे आने वाले समय में इतनी कठिनाई उपस्थित ये करेंगे। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। आगे आप पीटर मुंडी, पीटर मुंडी पटना आया और व्यापारिक लाभ की संभावना का इसने पता लगाया। पीटर मुंडी जो है वो जहांगीर के समय भारत में आया था। अंग्रेज यात्री है पीटर मुंडी, है ना। बिहार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में अंग्रेजों को वास्तविक सफलता 1651 में मिली। ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में परिवर्तित हो चुकी है। गुलजार बाग में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, अब क्या है, वो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस हो गई। गुलजार बाग ये पटना में है, पटना में है गुलजार बाग। जॉब चौरनाक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। ये जॉब चौरनॉक है, जॉब चौरनॉक पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था इसे, तथा वह इस पद पे 1680-81 तक रहा। इस दौरान सर जॉन मार्शल, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ने जॉब चौरनॉक के अधीन कार्य किया। ये वही सर जॉन मार्शल हैं जो कि भारत के पुरातत्व में इनकी सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों को खोजने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, सर जॉन मार्शल की जो है। तो सर जॉन मार्शल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। और ये भारत में पुरातत्व विभाग के ये जनक थे, ऑफिसर्स भी थे जॉन मार्शल। तो ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट ये सूचना है। और फिर जो है वो, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट ये फैक्ट जो थे, मैंने इन फैक्ट्स को आपको बता दिया, एक जगह पे हमने रख दिया इसको। और मैं अंतिम में ये कहूंगा कि रंजन कोड का प्रयोग करते हुए
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्किल में इसका प्रसार प्रचार कीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। रंजन कोड का अगर आप प्रयोग करेंगे आपको छूट भी मिलेगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं और धन्यवाद। हम लोग आगे मिलते हैं फिर।